नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि यूपी पीसीएस 2024 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान का कौन कौन सा टॉपिक है और कहां से लगातार का मतलब 2-3 सालों में जो है किन किन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2024 में भी किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बारे में जब हमने कल इसके पहले वाले सेशन वीडियो में चर्चा किया था तो बताया था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तंत्र है, और तंत्र में हमने बताया था जितने भी 7-8 तंत्र हैं, इस बार सबसे इम्पोर्टेंट श्वसन तंत्र बन रहा है और उत्सर्जन तंत्र से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही हमने बताया था रोग में जितने भी रोग हैं, जैसे जीव जंतुओं में, जैसे पेड़ पौधों में, यानी कि ह्यूमन, पादप और जो है आपके जो पशु पाले जाते हैं, इन तीनों में जो है जो रोग होते हैं, ठीक है, जैसे कवक से रोग हो गया, जीवाणु से रोग हो गया, इसको हमने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है जीव विज्ञान के तहत। गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन है, हाउस गैस है, हरित है, मीथेन हर साल पूछा जाता रहा है, ओजोन गैस है, नोबल गैस है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ऊर्जा में भैया हमने कई बार बताया है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, और इस बार जो सोलर पैनल जो छत पे लगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, रूफ टॉप जो सोलर पैनल स्कीम है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संतुलित आहार मोस्ट इंपॉर्टेंट, संतुलित आहार की अवधारणा जिसमें विटामिन भी आपका सम्मिलित है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम इन टॉपिकों पर जो है आपको बताए थे कि चर्चा भी किए थे और बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे हमने सॉल्व कराया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है इन्हीं टॉपिकों पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम पर अध्ययन करेंगे, तो जिससे हम लोग कम समय में अधिक से अधिक जो है नंबर ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत में देखेंगे कि हमने अभी देखा कि संतुलित आहार की अवधारणा, जिसमें संतुलित आहार की अवधारणा में विटामिन भी सम्मिलित है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी सम्मिलित है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिरकार संतुलित आहार किसे कहा जाता है? तो संतुलित आहार का मतलब ये है कि जो हम दिनचर्या अपनाते हैं, यानी कि दिन भर जो काम करते हैं और उसके लिए जितनी किलो कैलोरी एनर्जी हमारी खर्च होती है, वो हमको किस प्रकार से हमारे भोजन में प्राप्त हो, हम भोजन में क्या क्या खाएं कि हमारा जो दिन भर का कार्य है उतनी एनर्जी हमको प्राप्त हो जाए, और इसी को जो है संतुलित भोजन कहा जाता है। अगर संतुलित भोजन को देखा जाए तो किसी भी भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम है, 450 ग्राम, प्रोटीन 100 ग्राम है और वसा भी 100 ग्राम है, ठीक है, और उसमें प्लस खनिज लवण तथा विटामिन भी अगर सम्मिलित है तो उसको संतुलित भोजन कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, मजदूर है, धूप में जो है खेतों में काम कर रहा है, तो उसको जो है प्रत्येक दिन जो है 3500 से, ये याद रखिएगा, 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यह जो एनर्जी है उसे किस रूप में प्राप्त होगा? तो भोजन के रूप में उसको प्राप्त होना चाहिए। अगर भोजन के रूप में वह प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो यानी कि वो कुपोषण से ग्रसित है। तो किसी भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात जो है, मतलब 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और वसा है, तो वह संतुलित भोजन कहा जाएगा। और इसी का अनुपात अगर हम निकाल लेंगे तो 4.5:1:1 जो है, अगर किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सम्मिलित है तो उसी को संतुलित भोजन कहा जाता है। अभी तक जो है संतुलित भोजन की अवधारणा में जो है दूध को, मिल्क को जो है संतुलित भोजन या आहार कहा जाता था, लेकिन रिसर्च में ये पता चला कि दूध में न तो विटामिन सी खट्टा होता है, न तो विटामिन सी प्राप्त होता है, ना ही आयरन प्राप्त होता है। ये दो महत्वपूर्ण तत्व नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए दूध को जो है संतुलित आहार की अवधारणा से हटा दिया गया। और अंडे में जो है सब कुछ लगभग मिल जाते हैं, तो अंडा को जो है संतुलित भोजन या आहार की अवधारणा में रखा गया है। अगर हम लोग दूध की चर्चा कर रहे हैं तो दूध में जो सफेदी होता है वह किस प्रोटीन के कारण होता है? कौन सा प्रोटीन उसके लिए जिम्मेदार है? तो कैसियन प्रोटीन, याद रखिएगा, कैसियन प्रोटीन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वही दूध में जो है पीलापन अगर है तो कैरोटीन प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार है। दूध मीठापन है तो उसमें लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट जो है की वजह से यह होता है। खट्टापन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा। वही अगर हम लोग यहाँ पर आगे देखें कि 1 ग्राम, ठीक है, हमारे शरीर में अगर 1 ग्राम फैट, वसा का जो है दहन होता है तो कितने किलो कैलोरी एनर्जी हमारे शरीर में बनती है या मुक्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो है 1 ग्राम वसा के दहन से प्राप्त होता है। वही अगर 1 ग्राम प्रोटीन का दहन होता है तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगा, और ग्लूकोज का अगर दहन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर मुक्त होता है हमारे शरीर में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम लोग जो है पोषण की बात कर रहे हैं, संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है भारत में कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि
जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और वसा है, ये कैसे यौगिक है? तो हम लोग सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक यौगिक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और किनका यौगिक है ये? तो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो यौगिक कहलाता है, कार्बनिक यौगिक जो है वह कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और अगर किसी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों जो है 1:2:1 के अनुपात में मिले होते हैं तो उसी को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वही हम लोग वसा की बात करें तो वसा क्या है? वसा यानी कि फैट। वसा ग्लूकोज का ही एक रूप है। ठीक है। जब हम लोग, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगता है तो यही ग्लूकोज ग्लूकोजन में बदल दिया जाता है और बाद में यही वसा फैट में बदल जाता है। ठीक है। और वसा की बात करें तो यह दो प्रकार का है, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त। संतृप्त वसा की परिभाषा क्या है? जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको संतृप्त वसा कहा जाता है। और असंतृप्त, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे असंतृप्त वसा कहा जाता है। संतृप्त वसा को बैड फैट कहा जाता है। ठीक है। बैड फैट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उससे जो वसा प्राप्त होता है, उससे जो चर्बी प्राप्त होता है, जैसे चिकन से, जो चिकन का है मांस है, उसमें जो वसा प्राप्त होगा, ठीक है, या मिल्क है, जानवर का दूध है, उसमें जो वसा प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनसे जो वसा हमको प्राप्त होता है वह बैड फैट कहलाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसको बैड फैट कहा जाता है। वही एक इसका जो है अपवाद भी है। अपवाद में जैसे नारियल तेल, नारियल का तेल जो है पेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन यह जो है अपवाद के रूप में जो है यह संतृप्त वसा, यह भी जो है बुरा वसा है, बैड फैट है। ठीक है। वही असंतृप्त वसा, तो जितने भी तेल हैं या वसा है, ठीक है, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ये सभी भोज्य पदार्थों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया। और इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? यहाँ पर मछली का जो तेल है वह असंतृप्त वसा है। ठीक है। मछली हालांकि जीव जंतु है, इसलिए ये अपवाद है। तो इधर नारियल का तेल और इधर मछली का तेल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से ये निर्मित किया जाता है। ठीक है। प्रोटीन की कमी से जो है बहुत सारे जैसे कुपोषण हो जाते हैं। छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन कमी हो जाए तो मरासमस जो है, क्वाशियोकोर, ये सब सूखा रोग, ये सब हो जाते हैं। प्रोटीन का नामकरण जो है जे मोल्डर के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। प्रोटीन का नामकरण जे मोल्डर के द्वारा किया गया था और खोजकर्ता कौन थे? तो जे वर्जिलियस थे। ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसके दूध से प्राप्त होता है? तो गाय के दूध से नहीं प्राप्त होता है, कुत्ते के दूध से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। और वही सर्वाधिक मात्रा में अगर वसा पूछा जाए किसके दूध से प्राप्त होता है तो ऊँट। ठीक है। ऊँट, राजस्थान में चले जाइएगा, वहाँ पर जो है आपको जो ऊँट का दूध है मिल जाएगा। वही अगर हम लोग मूंगफली की बात करते हैं, हम लोग संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, तो मूंगफली में भी जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का बहुत अच्छा ये स्रोत है। ठीक है। जैसे शाम को हम लोग मूंगफली खाते हैं तो उसमें जो 27% कार्बोहाइड्रेट है, 26% प्रोटीन और 40% भैया वसा है। यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी कि हम मूंगफली अगर 1 किलो खा लेते हैं तो जो एनर्जी का स्रोत है वो हमारे शरीर में बना रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को देखा। अब हम लोग जो है विटामिन की तरफ चल रहे हैं। और विटामिन की अगर चर्चा हो रही है तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो कैसिमिर फंक के द्वारा किया गया। विटामिन की अगर बात हो रही है तो विटामिन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो तरीके से है, एक जो जल में घुलनशील है और दूसरा जो जल में अघुलनशील है। ठीक है। तो जल में जो घुलनशील है वो विटामिन बी और सी है। बी का जब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स, बी के जितने भी विटामिन हैं जैसे B1, B2, B3, B5 ये सब, और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में घुलनशील है। और जल में अघुलनशील में KEDA कीड़ा, KEDA कीड़ा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन से अक्सर क्वेश्चन जो है हमको प्रत्येक एग्जाम में जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ठीक है। और इसकी वजह से कौन सा जो है यहाँ पर हमको रोग दिखाई पड़ता है? तो रतौंधी आंखों में होता है, जीरोथैल्मिया ये होता है। और विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत जितने भी पीलेदार फल होते हैं जैसे गाजर है, तरबूज है, आम है, इन सब में विटामिन ए
जो है हमको प्राप्त हो जाता है। वहीं पर अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसका जो है स्कारबिक एसिड नाम है, और इसकी कमी से जो है स्कर्वी या पायरिया हो जाता है। पायरिया दांतों में सभी को पता है, ठीक है। और ये जितने भी खट्टे रसीलेदार फल हैं जैसे नींबू है, संतरा है, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में प्राप्त होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और यह सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होने की वजह से जो है इसे मजदूरों का भी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि मजदूर जो है, जो आम व्यक्ति जो खेतों में काम कर रहा है, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको मजदूरों का भी विटामिन कहा जाता है। और ये याद रखिएगा कि यह विटामिन के साथ साथ हार्मोन्स का भी कार्य करता है, ठीक है। हार्मोन्स का भी कार्य करता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी कमी से सूखा रोग या टिक्रेटर्स नामक जो है रोग हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी हमने बताया बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसकी पूरी फैमिली है, जिसमें से विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, और इसकी कमी से बेरी या शरीर में वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जो है अनाज, सोयाबीन, फल आदि में प्राप्त होते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन, और मुख्य रूप से यह जो है पनीर, जो है अंडा में, पत्तेदार सब्जियों में प्राप्त होता है। विटामिन बी3 नियासिन जिसका नाम है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी5 से पेंटोथोनिक इसका नाम है, और इसकी कमी से जो है चर्म रोग हो जाता है। देखिए जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर आपको उसका वैज्ञानिक नाम और उसकी कमी से क्या होता है ये जरूर याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आप यहाँ पर याद रखें। वहीं पर हम लोग अगर आगे देखें विटामिन बी6 की बात करें तो इसका जो है नाम जो है पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से जो है क्या हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन बी7, ठीक है। विटामिन बी7 क्या है? तो विटामिन बी7 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन बी7 आपका जो है बायोटिन, ठीक है। विटामिन बी7 जो है इसका जो बायोटिन नाम है, और मुख्यतः जो आप लोग देखते होंगे बाल जो झड़ते हैं, ठीक है, विटामिन बी7 यानी कि उसमें जो विटामिन बी7 की कमी हो जाता है जिसमें उसका अक्सर जो है बाल झड़ना प्रारंभ हो जाता है। और ये विटामिन बी7 जो है मुख्य रूप से जो है हमें प्याज में आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और विटामिन बी9 की कमी से क्या होता है? तो फोलिक अम्ल, ठीक है, इससे जो है रक्त अल्पता हो जाता है। और विटामिन बी12 इसका जो है वैज्ञानिक नाम साइनोकोबाल। तो इस प्रकार से विटामिन बी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है ये आप लोग याद रखिएगा। विटामिन के क्या है? तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम नेप्थोक्लोविनोन है, ठीक है, और ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन ई टोकोफेरॉल नाम है इसका, और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है विटामिन और उसके जो स्रोत हैं और उसकी कमी से क्या क्या होता है ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट पेज पर जो है श्वसन तंत्र दिया गया है, ठीक है। हमने इसके पहले बताया है कि इस बार जो है दो तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक श्वसन तंत्र है और एक उत्सर्जन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र, श्वसन मतलब एक तरीके से यूँ कहें कि जब हमारे शरीर में, ठीक है, जो हम लोग प्राणवायु ग्रहण करते हैं और उस प्राणवायु में जो है जब हम लोग ऑक्सीजन नहीं प्राणवायु या अंदर वायु को ग्रहण करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 79% ऑक्सीजन की मात्रा 21% तथा कार्बन की मात्रा 0.03% होता है। लेकिन जब हम लोग वही वायु बाहर छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो स्थिर रहता है, जितना हम लोग नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं उतना ही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, 21% से कम होकर 17%, यानी कुल 4% जो है यहाँ पर कम हो जाता है। वहीं पर कार्बन की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। कार्बन जो हम लोग ग्रहण करते हैं 0.3%, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो 4%। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जब हम लोग वायु ग्रहण करते हैं या वायु जब छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, यानी कि ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं, और कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि हम लोग कार्बन अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। और यही लमसम पूरा जो प्रक्रिया है इसमें जो जो अंग सम्मिलित है वही श्वसन तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। श्वसन दो प्रकार का है, एक ऑक्सी श्वसन है और एक अनाक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन क्या है? तो इसमें आप सीधा सीधा याद रखिएगा, ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है। ऑक्सीजन मौजूद होने का मतलब जो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। ग्लूकोज 6H12 और 6+6 CO2 को जब यहाँ पर क्रिया होगा तो यहाँ पर 6 CO2, ठीक है, ये कार्बन निकलेगा तथा ये जल बनेगा और 38 ATP एड्रोट्रोनिल ये जो है एनर्जी यहाँ पर मुक्त होता है। और दूसरा जो अनाक्सी श्वसन है, यानी कि इसमें देखिए C6H12 और 6 यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। अच्छा, ये अनाक्सी श्वसन हमारे शरीर में कब होता है? जैसे हम लोग
पहले दिन किसी रेस में भाग ले रहे हैं, तो 3 किलोमीटर हम लोग दौड़ रहे हैं, तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमको हाफा बहुत जल्दी आ जाता है, और उस समय हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए, और उस समय भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन टूटता है, लेकिन वह जो है बिना ग्लूकोज टूटता है, लेकिन वह बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, तो वो जो है अनाक्सीय श्वसन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन दोनों करते हैं। वही अगर श्वसन तंत्र में अगर देखा जाए तो श्वसन तंत्र में जो है ये जो हमारे दो फेफड़े हैं, ठीक है, एक बायां फेफड़ा है और एक दायां फेफड़ा है। फेफड़े जो है, और इसमें जो है जो दायां फेफड़ा होता है इसमें 3 लोब होता है, मतलब 3 प्रकार का एक भाग होता है। ठीक है, 3 प्रकार का ये भाग में बटा होता है, और बायां जो है 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, और जब हम लोग श्वसन लेते हैं, श्वसन का मतलब नासा कपाट से जो है श्वसन लेते हैं, और श्वसन नलिका से होते हुए, ठीक है, ये हमारे फेफड़ों में आता है। फेफड़ों से जो है फिर कहाँ पे जाता है, कोपिका कोष में। ये है कोपिका कोष, ये जो बना हुआ है छल्लानुमा, ये कोपिका कोष है। यहीं पर जब जो है प्राणवायु हमारे शरीर में आता है, और यहीं पर जो है ऑक्सीजन इससे ले लिया जाता है, और यहीं पर जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लाकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका डायाफ्राम है, इसी डायाफ्राम से जो है एक तरीके से जो है श्वसन की प्रक्रिया को किया जाता है। अगर हम लोग विभिन्न जीवों में श्वसन अंग को देखते हैं तो स्तनधारियों में, ह्यूमन में जो है फेफड़ों से श्वसन होता है, कीट पतंगों में श्वसन नलिका से श्वसन होता है, जलीय जीवों में क्लोम से होता है, मेढक अपने त्वचा से करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेढक जो है जमीन के अंदर चले जाते हैं और कई दिन तक उसी में पड़े रहते हैं, और जब बरसात होता है तो पुनः जो है धरती पर स्थल पर आ जाते हैं। टेडपूल जो है ये गिल्स से जो है श्वसन करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका एल्वियोली है, एल्वियोली, जिसको हम लोग कोपिका कोष कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोपिका कोष क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये कोपिका कोल ये जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि श्वसन में जो है नाइट्रोजन स्थिर रहता है, ऑक्सीजन जो है घट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तथा ये जो एल्वियोली यानी कि कोपिका कोष है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो श्वसन नलिका है, इसमें जो है सी टाइप का जो है अर्धचंद्राकार छल्ले पड़े रहते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार श्वसन नलिका में छल्ले पड़े रहते हैं, जिससे जो है ताकि जो हमारे शरीर में श्वास आए और जब छोड़े हमारा शरीर तो ये सिकुड़े ना, इसमें जो है ये आपस में चिपक ना जाए, इसलिए यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मानव अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव में जो है अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखें तो मस्तिष्क में जो है या हमारी खोपड़ी में, हमारे सिर में जो है 2 अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसमें से पहला है पीनियल बॉडी और दूसरा है पीयूष ग्रंथि। वहीं पर गले में भी, ठीक है, गले में भी 2 अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, एक थायराइड है और एक पैराथायराइड है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव की अंतःस्रावी 2 ग्रंथियां होती है, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो थायराइड होता है, और सबसे छोटा जो ग्रंथि होता है पैराथायराइड, और ये दोनों जो है गले में प्राप्त होता है। ठीक है, गले में। थाइमस ये जो है फेफड़ों के, दोनों फेफड़ों के बीच में स्टर्नम जो हड्डी होती है, वहाँ पर थाइमस जो है ये प्राप्त होता है। और एड्रिनल ये जो है हमारे किडनी से जुड़ा होता है। ठीक है, और अंडाशय और विसर्ज जो है ये भी जो है दोनों प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पीनियल बॉडी, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अंडाशय और विसर्ज, ये सब जो है क्या है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ने में जो है सबसे पहले हम यहाँ पर गले में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको पढ़ेंगे। तो गले में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह थायराइड है। ठीक है, और हमने अभी पहले ही बताया थायराइड जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसकी जो संरचना है वो तितली जैसी होती है, ऐसे तितली जैसे इसकी संरचना होती है। और ये जो है थायरॉक्सिन, ठीक है, थायराइड जो है थायरॉक्सिन जो है नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, किसको रिलीज करती है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को रिलीज। और ये जो है किसका अवशोषण करती है, तो आयोडीन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन किसका अवशोषण करती है, आयोडीन का। इसीलिए जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसी थायराइड में जो है वृद्धि हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, घेघा रोग कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि समुद्री जो घास होते हैं उसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा प्राप्त होता है। और अगर थायराइड में जो है विकार हो जाता है तो जड़ मानवता रोग भी हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा।
अब दूसरे पर हम लोग चलते हैं। दूसरे जो है अंतःस्रावी ग्रंथि में, तो पैराथायराइड। पैराथायराइड थायराइड से ही चिपका हुआ होता है और यह सबसे छोटी, हमने अभी पहले बताया है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और यह किसका अवशोषण करता है, किस पे नियंत्रण रखता है, तो शरीर में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को पैराथायराइड और आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है थायराइड, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकालकर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर, अन्य सभी ग्रंथि जैसे थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल बॉडी, थाइमस, एड्रिनल, इन सभी पर जो है यह नियंत्रण रखती है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकालकर, जैसे TSH नामक हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि निकालती है। और यह थायराइड जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसको नियंत्रित करने के लिए निकालती है। ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन्स, थायराइड नियंत्रण के लिए निकालती है। MSH मिलेनिन नियंत्रण करने के लिए, मिलेनिन पीनियल बॉडी से निकलता है। ठीक है, ACTH एड्रिनल जो ये ग्रंथि है, जो हमारी किडनी से लगा हुआ होता है, वो इसको जो है नियंत्रित करने के लिए ACTH हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि निकालता है। ठीक है, सोमेट्रोटॉपिक हार्मोन्स निकालता है। सोमेट्रोटॉपिक शरीर के विकास का हार्मोन्स है, कई बार पूछा गया है सोमेट्रोटॉपिक। ऑक्सीटोनिन मोह ममता वाला हार्मोन्स है जानवरों में दूध उत्पादन के लिए। आजकल ऑक्सीटोसिन का जो उपयोग है जो गलत तरीके से किया जा रहा है। वेसोप्रेसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेसोप्रेसिन जो है हमारे शरीर में जल संतुलन, जैसे मान लीजिए हमको बार बार प्यास लग रहा है या प्यास लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेसोप्रेसिन जो है ये हार्मोन्स हमारा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, और इसकी कमी से ही हमको डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा TSH, MSH, ACTH, सोमेट्रोटॉपिक, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रोसिन और प्रोलैक्टिन, ये सब सारे जो है हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं और इसीलिए जो है इसको जो है पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग वहीं पे पढ़ते हैं, तो पीनियल बॉडी है। पीनियल बॉडी ये क्या करता है, ये तो मिलेनिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का त्वचा और बालों का रंग जो है एक तरीके से सांवला या काला होता है। और इसको भैया जैविक घड़ी कहा जाता है, निद्रा में सहायक है। ठीक है, जब तक हमारे शरीर, हमारे चेहरे पर प्रकाश पड़ता रहेगा तब तक यह जो है एक तरीके से संदेश देता रहेगा हमारे मस्तिष्क को कि अभी दिन है, और जैसे ही लाइट हमारे चेहरे से हट जाएगा वैसे ये कहेगा नहीं कि अब रात हो गई है, इसलिए इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वहीं पर हम लोग देखते हैं थाइमस। ये जो है सीने में पाई जाने वाली ग्रंथि है और ये एंटीबॉडी का बच्चों में, खास तौर से बच्चों में यह जो अधिक विकसित होता है और इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी भी खाते रहते हैं, मिट्टी में खेलते भी रहते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडी का निर्माण थाइमस जो है उनके में बहुत ज़्यादा करता रहता है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इसका जो है विकास रुक जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने बताया गुर्दे के ऊपरी भाग में जो, ठीक है, गुर्दा जो है सेम की तरह होता है और इसके ऊपरी भाग में एड्रिनल चिपका रहता है और इसमें से जो है जो हार्मोन्स है वो दो तरीके के निकलते हैं, एक F3 और एक S4। F3 जो हार्मोन्स, F से एक होगा फियर और F3 का मतलब डर, लड़ो भागो। ठीक है, F3 का मतलब है डर, डरो, लड़ो, भागो। ठीक है, F का एक होगा फियर और एक F का होगा फाइट और एक F का होगा फ्लाइट। ठीक है, इस तरीके से होगा। और S4 का जो है, S4 एक होगा S से सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा होगा शुगर, मतलब ऊर्जा को नियंत्रित करता है। शुगर मतलब आपको ग्लूकोज के नियंत्रित करता है, यस। और एक यस का होगा साल्ट और एक यस का होगा सेक्स। तो इस प्रकार से S4 और F3 का यहाँ पर फुल फॉर्म है। और ये जो है कहाँ से ये हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनल से निकलते हैं। वहीं पर हम लोग जनन ग्रंथियों के बारे में अगर चर्चा करें तो दोनों में अलग अलग है। पुरुषों में वृषण है जिसमें टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये जो है बहुत सारे जो है, और एक एंड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सेशन है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है जितने भी मानव अंतःस्रावी तंत्र हैं, ठीक है, ये सारे जो है मानव अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग को पढ़ना है हृदय परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तंत्र का ही भी, सिस्टम का ये भी टॉपिक है। हृदय परिसंचरण तंत्र मतलब कि इसमें 3 अंगों को समाहित किया गया है। एक हृदय को, और ये ब्लड जहाँ पे बनता है ब्लड, और इसमें रक्त वाहिकाएं। ठीक है, इसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी और रक्त वाहिकाएं, ठीक है, इसको एंजियोलॉजी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता विलियम हार्वे को कहा जाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय का आकार जो है 12 × 9 × 6, लंबाई, चौड़ाई × ऊंचाई।
ठीक है, 1296 होता है। और वजन में बात करें तो 260 ग्राम जो है पुरुषों में, और नहीं 260 ग्राम जो है महिलाओं में, फीमेल में होता है हृदय का जो है वजन, और पुरुषों में जो है इसी में 310 ग्राम होता है। ठीक है, और जो हमारा हृदय है वह बाई तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, स्टर्नम जो हड्डी है जो हृदय मतलब बीचों बीच हमारे शरीर की हड्डी है, उसके जो है बाई तरफ जो हल्का सा झुका होता है। ठीक है, और जिसका हृदय जो है मान लीजिए बाई तरफ ना होकर दाएं तरफ हो, ठीक है, तो कभी कभार जो है 1000 लोगों में 1-2 लोगों का ऐसा भी होता है। अगर हृदय की बात करें तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर जिसको कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। 2 आलिंद है और 2 निलय होता है। हृदय हमारा जो है 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय को सुनने वाला जो यंत्र होता है उसको स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जिसको आला कहते हैं, उसको लगाकर सुनते हैं। ठीक है, और वहीं पर हृदय में जो है एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी सिरा का मतलब एक तरीके से ये पाइपलाइन है, एक तरीके से रक्त को ले जाने वाले, और जिसमें से जो धमनी है यह शुद्ध रक्त को, ठीक है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वहीं अपवाद में जब पल्मोनरी धमनी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये अशुद्ध रक्त का जो है वाहन करता है। वहीं सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और अपवाद में पल्मोनरी सिरा में जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। धमनी और सिरा, धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन अपवाद में जो है जब पल्मोनरी धमनी पूछा जाएगा तो उसमें अशुद्ध हो जाएगा, और जब पल्मोनरी सिरा तो उसमें शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। और हृदय का जो दाईं ओर वाला हिस्सा है वह अशुद्ध रक्त उसमें आता है, और बाई ओर जो है यहाँ से शुद्ध रक्त जो है भेजा जाता है बाई ओर। ठीक है, और हृदय गति को नापने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, लेकिन इसकी गति को नापने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 80/120 mmHg। ठीक है, mmHg जो है यहाँ पर याद रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो ये आप बताइएगा थायरॉक्सिन या एड्रीनेनिन। थायरॉक्सिन यानी कि गले में जो हार्मोन जो है थायराइड के द्वारा स्रावित किया जाता है वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। वहीं पर हम लोग हृदय को पढ़ चुके हैं। रक्त की बात करें, ब्लड की बात करें, तो इसके बहुत सारे घटक हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज मिलकर जो है रक्त का निर्माण करते हैं। रक्त में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो है 55%, प्लाज्मा में जो है 91% जल होता है। रक्त में रुधिर कणिकाएं होती हैं जो 45% होता है। तो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं मिलकर रक्त बनाती हैं। ठीक है, और रुधिर कणिकाओं में आरबीसी रुधिर कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड। ठीक है, इस तरीके से, और प्लेटलेट्स भी इसमें प्राप्त होता है। तो यानी कि अगर घटक में देखा जाए तो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये सब मिलाकर जो है रक्त का निर्माण करती हैं। रक्त जो है क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त जो है क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और अगर देखा जाए एक वयस्क मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर जो है रक्त प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी को जो है व्हाइट ब्लड, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, जिसको सैनिक वीर सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को जो है रोगों से सुरक्षा प्रदान, प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे शरीर में ये बनाता है। ठीक है, और ये रक्त में हमारे 5 से 11,000 प्रति घन मीटर ये प्राप्त होते हैं। और अगर इनकी अधिकता हो जाती है तो रक्त कैंसर का खतरा बना रहता है। और मोनोसाइट नामक जो है डब्ल्यूबीसी, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट वहीं पर हम लोग देखते हैं आरबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और इसका जीवन काल 4 माह का होता है। और ये अस्थि मज्जा क्या है, तो जो सबसे बड़ी जो है हमारी हड्डी होती है उसी का जो बीच वाला खोखला वाला भाग है वही अस्थि मज्जा कहलाता है, और वहीं पर इसका निर्माण होता है। और प्लीहा या तिल्ली को इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा या तिल्ली को। और यहाँ पर हम लोग दम घोटू गैस, कार्बन मोनो, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब कार्बन मोनो ये जो है बहुत जल्दी रक्त को अपनी तरफ जो है हीमोग्लोबिन को, रक्त में हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इसका जब एक बार कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये पुनः टूटता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा दम घुटने लगता है। इसीलिए जो कार्बन मोनो जो गैस है इसको दम घोटू कहा गया है। और अगर आरबीसी की बात की जाए तो 54 लाख जो है प्रति घन मिलीलीटर या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ये याद रखिएगा। वही प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स किस लिए जिम्मेदार है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में अंतः ब्लीडिंग भी हो सकता है।
ठीक है। इसीलिए जब डेंगू बुखार होता है तो जो है कभी कभी नाक से खून आने लगता है, मुख से खून आने लगता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो प्लेटलेट्स होना चाहिए 1.5 लाख से 5 लाख के बीच जो है होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त समूह। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह जैसे ब्लड ए बी, ठीक है, ABO, ये रक्त समूह है। और वहीं RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर एंड वीनर के द्वारा बंदर में किया गया था, ठीक है, बंदर में किया गया था। सर्वात्रिक दाता कौन सा ब्लड है? तो O और O- और सर्वात्रिक ग्राही AB और AB+, ठीक है, AB और AB+ जो है ये है, ये आप लोग याद रखिएगा। रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक जो है यहाँ पर ये प्रोटीन हिपेरिन रोकता है। रक्त समूह का एक आनुवांशिक लक्षण क्या है? वर्नस्टीन, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है तो थ्रोम्बिन, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने मतलब जैसे अभी कट गया तो वहां से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया, ठीक है, तो वहां पे थ्रोम्बिन नामक जो है प्रोटीन जो है आकर रक्त की जालिका बनाएगा और वहां पर जो है थक्का बनना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लड जो है रुक जाता है। और वहीं पर अगर रक्त जो है रक्त नलिकाओं में बह रहा है तो उसमें रक्त ना जमे तो उसमें जो है हिपेरिन जो प्रोटीन है यहाँ पर काम आता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि भ्रूण अवस्था में जो हमारा हृदय है वह कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में जो है 150 बार जो है यहाँ पर धड़कता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लवक की, ठीक है। लवक का मतलब एक तरीके से रंग, लवक का मतलब है रंग, जैसे गाजर में रंग है, ठीक है, मिर्च में रंग है, हल्दी में रंग है, हल्दी पीली है, गाजर लाल है, ठीक है, आलू हरा होता है, मूली में जो है तीखापन होता है, पीला पपीता होता है। तो लवक ये हम लोग देखेंगे कि जैसे गाजर किस लवक के कारण लाल होता है, तो गाजर के लिए जो है एंथ्रोसाइमिन जिम्मेदार है, एंथ्रोसाइमिन नामक लवक। वहीं प्याज के लिए भी एंथ्रोसाइमिन है, ठीक है, तो एंथ्रोसाइमिन गाजर और प्याज के लिए जिम्मेदार है। मिर्च तीखा होता है, इसके लिए कैप्सेसिन नामक जो है लवक जिम्मेदार है। वही जो हल्दी पीली होती है इसके लिए कुरकुमिन, ठीक है, ये जिम्मेदार है। प्याज, ठीक है, प्याज जो है श्वेत होता है, उसके बाद धीरे धीरे लाल होता है, उसका पीला हो जाता है, तो इसके लिए क्वेरसिटीन नामक जो है हार्मोन यहाँ पर जिम्मेदार है। पपीता पीला होता है, ठीक है, तो पपीता पीला होने की वजह से किस वजह से होता है? तो आप बताइएगा, केरिकेजिनथ्रिन की वजह से होता है। आलू हरा होता है तो सोलेनिन की वजह से, ठीक है, ये है आपका आलू, ये सोलेनिन की वजह से होता है। और मूली में तीखापन जो है आइसोसाइनेट की वजह से होता है, ठीक है, आइसोसाइनेट की वजह से होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि पूरा संचालन मस्तिष्क होता है। अगर मस्तिष्क में जो है थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो पूरा हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो मस्तिष्क से संबंधित अगर रोगों को देखें तो जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का हाथ पैर में कंपन होता है, तो इसके लिए जो है मस्तिष्क ही हमारा जिम्मेदार है, मस्तिष्क ही। जैसे सेरिब्रल है मस्तिष्क में, वहां पर अगर गड़बड़ी होता है तो हाथ पैर में कंपन होना शुरू हो जाता है, सेरिब्रल, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। अगर हमारा मानसिक विकास रुक गया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं फेनिलक्यूटोनेरिया नामक जो हमको बीमारी हो गई है, फेनिलक्यूटोनेरिया, ठीक है। पैरालाइज्ड होने पर टेट्राप्लेनिया, ठीक है, टेट्राप्लेनिया नामक रोग हो जाता है, यह मस्तिष्क की बीमारी है। पार्किंसन आपको पता ही, शरीर में असंतुलन होने पर होता है बीमारी। अल्जाइमर जिसको हो जाता है, वो उसका दिमाग जो है काम करना, एक तरीके से याददाश्त उसका कमजोर हो जाता है। सूंघने की क्षमता अगर आपकी कमी हो गई है तो ये भी मस्तिष्क ही संबंधित है, एनोस्मिया, ठीक है, नामक बीमारी हो गई है। स्किज़ोफ्रेनिया में अति काल्पनिक व्यक्ति हो जाता है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ठीक है। हिस्टीरिया जो है ये महिलाओं से संबंधित जो है बीमारी है, ये भी मस्तिष्क से ही संबंधित है। वहीं पर अगर हम लोग मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क भैया 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक अग्र जिसको हम लोग माथा कहते हैं, एक मध्य और एक पश्च है। तो अग्र में जो है सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, डायसेफनॉल है और घ्राण पिंड है। वहीं मध्य जो है दृश्य और श्रव्य के लिए जो है जिम्मेदार है, तथा पश्च जो है श्वसन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, और इसमें सेरेब्रम और मेडुला भी प्राप्त होता है। सेरिब्रम ये किस लिए जिम्मेदार है? जो कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ये चिंतन के लिए, मनन, किसी चीज को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए जिम्मेदार है। हाइपोथैलेमस ये भी जो है अग्र मस्तिष्क का है। तो हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, क्रोध है, निद्रा, अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आपको भूख नहीं लगेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये जिम्मेदार है। वहीं पर डायसेफ्लॉन, ठीक है,
तो ये शरीर में ताप नियंत्रण के लिए, ये भी जो है शरीर के मस्तिष्क के अग्रभाग से ही नियंत्रित होता है। सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल ये आपका पश्च मस्तिष्क में सेरिब्रल आता है, हाथ पैर की ऐच्छिक क्रियाओं के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो मस्तिष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क जो है आप लोग याद रखिएगा, मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में जो है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, डाइसेफेनॉल और घ्राण पिंड, तथा मध्य में जो है, मध्य से जो है मनुष्य जो है दृश्य कर पाता है और श्रव्य, ठीक है। वही पश्च में जो है श्वसन नियंत्रण, सेरिब्रल और मेडुला के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज पे कोशिका दिया गया है, और कोशिका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका जीवन की इकाई है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो, मतलब कि चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनकी शुरुआत जो है कोशिका से ही होता है, ठीक है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका जब का निर्माण जब होता है तो कोशिका का जब शरीर में पहले क्या बनता है, शरीर में पहले कोशिका का निर्माण होगा। ध्यान से देखिएगा, कोशिका में और विकास होगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक में और विकास होगा तो अंगक बनेगा, अंगक में और विकास होगा तो अंग बनेगा, और अंग में जब और विकास होगा तो ये जो है आपका तंत्र बनेगा, और तंत्र में जब और विकास होगा तो शरीर का निर्माण होता है, शरीर हमारा विकसित हो जाता है। तो यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक, ये याद रखिएगा। अब इन्होंने कब देखा था, तो 1665 में देखा था। और सर्वप्रथम इन्होंने जो है कॉर्क, जो बोतल होती थी पहले, पुरानी बोतल जो होती थी उसमें कॉर्क का ढक्कन लगाया जाता है, उसको जो है अनुप्रस्थ इन्होंने काटा, तो उसमें इन्होंने मधुमक्खी का जो है छत्ते के नुमा जो है संरचना देखी थी, और उसी को जो है कोशिका नाम इन्होंने दिया था। और तभी से जो है इसका उल्लेख इन्होंने माइक्रो इनकी एक बुक थी उसमें इन्होंने जिक्र किया था, इसीलिए जो है इनको जो है रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। और उसी को इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का नाम दिया था, और इसको जो है सर्वप्रथम इन्होंने किस में देखा था, तो वर्षा जल में देखा था, ठीक है, वर्षा जल में। वहीं पर अगर सेल कोशिका की बात हो रही तो कोशिका और माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर भारत में जो है हैदराबाद में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे छोटी जो कोशिका है वह माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टिकम का होता है, और सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र का, सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा शुतुरमुर्ग अफ्रीका वाले देशों में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग का हो गया। तो कोशिका हमने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले शरीर में कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंगक, फिर अंग, फिर तंत्र, फिर शरीर, फिर कहीं पूरा जो है हमारा शरीर बनता है। और शरीर के लिए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट, जैसे माइट्रोकांडिया है, ठीक है। माइट्रोकांडिया, इसको ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। और माइट्रोकांडिया की जो खोज है वह मानव ह्यूमन में किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, अल्टमैन के द्वारा। किसके द्वारा भैया, अल्टमैन के द्वारा किया गया था। और कीड़ों मकोड़े में किसके द्वारा किया गया था, कोलिकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कोलिकर के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो माइट्रोकांडिया है इसका नाम किसने दिया था, वेंडा ने दिया था, ठीक है, वेंडा के द्वारा दिया गया था। और ये जो माइट्रोकांडिया दोहरी झिल्ली जो है कोशिका से घिरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए है वह माइट्रोकांडिया में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, दरअसल डीएनए जो है हमारे शरीर में 2 जगह प्राप्त होता है, एक केंद्रक में और एक माइट्रोकांडिया में। तो पूछा जाएगा कि केंद्रक के अलावा और कहाँ पे डीएनए प्राप्त होता है, तो आप क्या बताएंगे, माइट्रोकांडिया में प्राप्त होता है, ठीक है, माइट्रोकांडिया में प्राप्त होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माइट्रोकांडिया की आवश्यकता सबसे ज्यादा माइट्रोकांडिया कहाँ पे प्राप्त होता है, तो भैया जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क है, जैसे साइबेरियन पक्षी होती है, साइबेरिया रूस से लेकर भारत आती है, तो वो जो उड़ती हैं तो उनको पंख फैलाने में जो है बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उनके जो पंख की मांसपेशियां उसमें सबसे ज्यादा माइट्रोकांडिया प्राप्त होता है। तो ये जो है ये आप लोग याद रखें। वहीं पर नेक्स्ट दिया गया है गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र की हम लोग बात करते हैं तो मनुष्य में जो 46 जोड़े गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, सॉरी 46 जोड़े नहीं, 46 गुणसूत्र। और ये 23 जोड़े में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम होते हैं जो कि 22 जोड़े में होते हैं, और एक लिंग निर्धारित करने वाले होते हैं। लिंग निर्धारित करने वाले एक जोड़ी में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये जो लिंग निर्धारित करने वाले हैं यही मेल फीमेल का निर्धारण करते हैं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति मेल होगा कि कोई व्यक्ति फीमेल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं। और गुणसूत्र की ही बात कर रहे हैं तो गुणसूत्र जो है
हमारे केंद्रक में किस रूप में रहता है, तो क्रोमोटिन के रूप में रहता है। और यही क्रोमोटिन की संरचना ऐसे रहती है, और यही क्रोमोटिन जो क्रोमोटिड में बदल जाता है, क्रोमोटिड का मतलब जैसे वायर एक छल्ला टाइप का बना है, क्रोमोटिड बदलता है। और यही जो क्रोमोसोम, ठीक है, इस टाइप की संरचना, स्टारफिश की तरह संरचना बनने लगता है, तो यही जो है क्रोमोसोम कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। और गुणसूत्र का ही एक हिस्सा जो है जीन कहलाता है, ठीक है, गुणसूत्र का ही एक हिस्सा जीन कहलाता है। और जीन क्या है, एक सक्रिय प्रोटीन है जो अंगों का निर्माण करता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम वाल्डवेयर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम किया गया था तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, केंद्रिका में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि गुणसूत्र का द्विगुणित मॉडल किसने दिया। द्विगुणित का मतलब ये जो इस तरीके से गुणसूत्र होता है, इसको द्विगुणित मॉडल कहा जाता है। तो इसका जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। वहीं पर नेक्स्ट दिया गया लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो खोज है वह डी डुबे के द्वारा किया गया था। और नामकरण जो है नोविकॉफ, ठीक है, ये याद रखिएगा, नोविकॉफ के द्वारा नामकरण किया गया था। और लाइसोसोम को बहुत ही बहुरूपिया कहा जाता है, और इसे कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। डी डुबे खोज करता थे, नोविकॉफ नामकरण किया था, और कोशिका की आत्महत्या थैली इसको कहा जाता है, और यह बहुरूपिया भी होता है। नेक्स्ट वहीं पर हम लोग देखेंगे लवक क्या है। जैसा कि अभी हाल ही में हमने ऊपर बताया था, लवक की ही वजह से जो है रंग, जैसे पत्तियों में रंग हरा क्यों होता है, तो आप बताएंगे जो है हरित लवक होता है, ठीक है। और इसमें जो है वर्णी लवक दो प्रकार का होता है, एक वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक। और इसमें हरित लवक जो है, इस हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट प्राप्त होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट को जो है, ये याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को जो है आपका रसोई घर, पादपों का रसोई घर कहा जाता है। अवर्णी लवक में, ठीक है, तो इसमें एमाइलोप्लास्ट प्राप्त होता है, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, ये तीन प्रमुख है। और एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का संग्रह करता है, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। और इलियोप्लास्ट क्या करता है, वसा का संग्रहण करता है। तो इस प्रकार से लवक जो है कोशिका का, जो पादप कोशिका है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है। और ये पादप मतलब पेड़ पौधों में भोजन संग्रह का कार्य भी करता है। नेक्स्ट वहीं पर हम लोग देखते हैं, तो दिया गया है कि कोशिका कला झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जान लेना है कि कोशिका कला झिल्ली, ठीक है, ये इंसानों या ह्यूमन में जंतु कोशिका में प्राप्त होता है। और कोशिका भित्ति जो है ये पादप मतलब पेड़ पौधों में जो है प्राप्त होता है। कोशिका कला झिल्ली जो है फास्फोलिपिड का बना होता है, जबकि ये जो है कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। ये कोशिका कला झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो है ये पारगम्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमको यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है गाल्जी बॉडी, ठीक है, जिसकी खोज जो है कैमियो गॉल्जी के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम गाल्जी बॉडी रखा गया था। और इसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन का स्राव करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तो कोशिका का स्टोर घर। मान लीजिए कोशिका में जो है पानी की मात्रा अधिक हो गई है, तो वो कहाँ पर स्टोर करेगा, तो उसको रिक्तिका में भेज देगा, इसीलिए इसको जो है कोशिका का स्टोर घर कहा गया है। नेक्स्ट दिया गया है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका पर ही राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से राइबोसोम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो दिया गया है जीवद्रव्य है। तो जीवद्रव्य क्या है, तो जीवद्रव्य को हेक्सले ने, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे हेक्सले, इन्होंने जीवद्रव्य के बारे में बताया कि यह जीवन का आधार है, ठीक है, जीवन का आधार जो है जीवद्रव्य है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। वही अगर बात करें कोशिका विभाजन का, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कैरियोक्लाइनेसिस और साइटोक्लाइनेसिस होता है। और अप्रत्यक्ष में अर्धसूत्री जिसमें जनन कोशिकांग होना आवश्यक है, और समसूत्री जिसमें कायिक कोशिका होती है। समसूत्री का मतलब जैसे कायिक कोशिका का मतलब जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे अपने तनों से, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाब के पेड़ को जो है काट कर जो है उनकी टहनियों को लगा दिया जाता है, तो उसी से एक नए पेड़ का जन्म हो जाता है, उसी को कायिक, ठीक है, उनके शरीर कायिक तने से, पत्तियों से एक नए पेड़ का जब जन्म हो जाता है उसी को कायिक या समसूत्री जो है कोशिका विभाजन कहते हैं। जनन कोशिका में क्या क्या आता है, तो शुक्राणु, अंडाणु, परागकण, ये सब जो है जनन कोशिकाओं में आता है। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने कोशिका, ठीक है, और कोशिका के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको हम लोगों ने पढ़ा है,
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे दिया गया है पाचन तंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र का मतलब ये है कि वो सारे अंग जो पाचन क्रिया को कराने में सहायक हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। जैसे पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है, मुख से, आहार नाल से, मुख में भी बहुत सारे दांत पाए जाते हैं, जीभ पाया जाता है, लार पाया जाता है, अमाशय है, अग्नाशय है, ठीक है, लीवर है, पित्ताशय, ये सब मिलाकर जो है पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हमने बताया कि जब हम कोई भोजन मुख में ग्रहण करते हैं या भोजन करने के लिए जो है उसको जो है मुख में जो है उसको दांतों से पहले कूचते हैं, फिर उसमें लार मिलता है, ठीक है, और फिर हमको स्वाद का पता चलता है। यानी कि अगर पाचन तंत्र पढ़ना है तो सबसे पहले जो है हम लोग दांत देखेंगे। तो दांत क्या है? तो दांत जो है जैसे बच्चों में, ठीक है, बच्चों में उगने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 है, और वयस्कों में उगने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 12। या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में एक बार उगते हैं उनकी संख्या 12 है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 12 है। और ऐसे दांत जो हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार उगते हैं उनकी संख्या 20 है, और उसी को दूध वाले दांत भी कहा जाता है। ठीक है, और दांत का जो है सूत्र होता है, फार्मूला। दरअसल दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है जो काटने वाला होता है जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं, फिर चीरने फाड़ने वाला रदनक होता है, फिर चबाने वाला अग्र चौरणक, और उसके बाद चौरणक दांत होते हैं। ठीक है, वयस्कों में दांतों का फार्मूला याद करने के लिए 2 1 2 3 अपान 2 3 मल्टीपल 2 होता है, इक्वल टू 32। यहाँ पर 32 दांत आ जाएगा। तो 2 2 ये क्या है? ये जो है कृंतक दांत है। 1 1 क्या है? 1 1 1 का मतलब ऊपर वाले जबड़े में एक दांत, नीचे वाले जबड़े में एक दांत, और ऊपर जब 2 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ऊपर 2 कृंतक दांत हो जाएगा, नीचे भी ऊपर 2 रत्नक दांत हो जाएगा और नीचे भी 2 रत्नक दांत हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 2 क्या है? तो 2 2 जो है आपका अग्र चौरणक दांत है। ऊपर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 ऊपर वाले जबड़े में अग्र चौरणक दांत हो जाएगा और 4 नीचे। ठीक है, उसी प्रकार से 3 3 है। ठीक है, 3 3 क्या है? तो ये चौरणक दांत है। चौरणक दांत 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 ऊपर चौरणक दांत हो जाएगा और 6 नीचे वाले जबड़े में चौरणक दांत हो जाएगा। और इस प्रकार से संपूर्ण रूप से जो है 32 दांत जो है वयस्कों में प्राप्त होते हैं। वहीं बच्चों में जो दांतों की संख्या है उनका फार्मूला 2102 है। ठीक है, 2102 का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 2 पहला जो 2 2 दिया गया है यह कृंतक दांत है, यानी काटने वाले दांतों की संख्या है। इसको कैसे निकालेंगे? तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दांत कृंतक ऊपर वाले जबड़े में होगा और 4 जो है नीचे वाले जबड़े में होगा। और इसके बाद 2 के बाद 1 दिया गया है। 1 1 क्या है? तो 1 1 जो है यह रदनक वाले दांत हैं, चीरने फाड़ने वाले। तो इसमें 1 में जब 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले जबड़े में 2 रत्नक दांत होगा और नीचे वाले जबड़े में भी 2 रत्नक दांत होगा। फिर आता है अग्र चौरणक। तो अग्र चौरणक दांत जो है बच्चों में नहीं प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर 0 0 दिया गया है। ठीक है, 0 0 दिया गया है, और 0 0 का मतलब अगर 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए अग्र चौरणक दांत नहीं प्राप्त होता। हाँ, चौरणक दांत प्राप्त होता है। चौरणक दांत यहाँ ऊपर, ठीक है, ऊपर 2 दिया गया है, ऊपर 2 दिया गया है और नीचे भी 2 दिया गया है। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 दांत और नीचे भी 4 दांत। और इस प्रकार से जो है कुल दांतों की संख्या जो है चौरणक जो है 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8 दांत हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। वही एक अवशेषीय अंग होता है। अवशेषीय अंग का मतलब ऐसे अंग जिसका कभी हमारे पूर्वज जैसे निएंडरथल या होमो सेपियंस के पहले जितने भी मानव की प्रजातियां थी उनमें ये दांत प्रयोग होता था, जिसको विजडम दांत की काफ़ी 30-32 साल के बाद ये जो है निकलता है। और शरीर का सबसे कठोरतम अंग जो है इनेमल होता है, और इसी इनेमल से हमारा जो तीत है दांत का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, दांत की ऊपरी जो त्वचा है, जो ऊपरी खोल हुआ इनेमल का बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का पाचन तंत्र में हम लोगों ने दांत को पढ़ लिया। ठीक है, और दांत के बाद जो है हम क्या पढ़ लेंगे? लार। तो लार ग्रंथियां हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्राप्त होती हैं, और तीनों को नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक ही लार ग्रंथि पढ़ना है जिसका नाम जो है पेरोटिड लार ग्रंथि है। पेरोटिड लार ग्रंथि जो है ये कान के नीचे जो है हमारे प्राप्त होता है, और इसी में जब इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इसी में इन्फेक्शन होने से जो है गलसुआ मम्स जो है नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। तो लार ग्रंथि में, पेरोटिड लार ग्रंथि में जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें गलसुआ हो जाता है। और जो हम जब भोजन लेते हैं उसको जो दांत कूचता है, काटता है, पीसता है, तो उसमें लार भी स्रावित होता है, और लार का पीएच वैल्यू जो है 6.8 होता है।
ठीक है, यानी कि लार जो है अम्लीय होता है और इसमें जो है लाइसोजाइम स्रवित होता है और एमाइलेज स्रवित होता है, एमाइलेज यानी टाइलिन। तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है, जो भोजन में बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करता है, और एमाइलेज या टाइलिन जो है स्टार्च पाचन का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लार भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, जीभ। जीभ क्या है, जीभ हमारी हाइड हड्डी से जुड़ी होती है। हाइड का मतलब गले में हाइड नामक हड्डी होती है, उससे जुड़ी होती है। और जीभ की बनावट जो है इस टाइप की होती है, ये जो हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। जीभ की बनावट इसी प्रकार की होती है। और जीभ का जो है अगर हम लोग देखें तो जीभ जो है कई भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, कई भागों में विभाजित किया गया है। और इन भागों में जो विभाजित किया गया है तो जीभ के अग्रभाग से हटो, चलो जाओ, लगा दो, चलो जाओ यहाँ से, हटो। जीभ के जो अग्रभाग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कई श्रेणी में विभाजित कर दिया है। तो जीभ का जो अग्रभाग है जिसको ए कहा गया है, यहाँ से मीठेपन का जो स्वाद का पता चलता है। बी भाग से जो है ये बी भाग है, बी भाग से जो है नमकीन का पता चलता है, ये सी भाग है, ठीक है, सी भाग से खट्टापन का, और डी भाग से जो है यहाँ पर कड़वापन का जो है यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीभ से हमको स्वाद का पता चलता है, ठीक है। जीभ के ए भाग से मीठापन, बी भाग से नमकीन, सी भाग से खट्टापन और डी भाग से कड़वापन का पता चलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो जब हमारा भोजन मुख में, दांत उसको पूछ देता है अच्छे से, लार उसमें से एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया उसको मार देता है, और जीभ जो है स्वाद का पता चलता है। तो ये आहार नाल से, ठीक है, आहार नाल से होते हुए कहाँ पर आता है, अमाशय में आता है, पेट में, ठीक है, कहाँ पर आता है, अमाशय में, पेट में आता है। और पेट में जैसे ही आएगा, ठीक है, इसमें सर्वप्रथम किसका स्राव होगा, तो इसमें सर्वप्रथम जो है HCl का, ठीक है, HCl जो बैक्टीरिया बच गया है, ठीक है, लार के द्वारा जो बैक्टीरिया बच गया है वो HCl के द्वारा जो है उसको मार दिया जाएगा। और इसमें तीन प्रकार के, तीन प्रमुख हार्मोन स्रावित होंगे, जिसमें से एक होगा रेनिन, ठीक है, दूसरा होगा पेप्सिन और तीसरा होगा लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। और इसी के द्वारा जो है जैसे कि कैसीन जो दूध की प्रोटीन है, इसका जो पाचन है वो रेनिन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, रेनिन के द्वारा किया जाएगा। और जब कैसीन का पाचन रेनिन के द्वारा किया जाएगा तो यह पैराकैसिनेट में बदल जाएगा, और उसका पुनः पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाएगा, और यह पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। वहीं वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, लाइपेज वसा को जो है वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। रेनिन जो होता है हार्मोन्स, इसका स्राव जो है 2 से 2.5 वर्षों तक बच्चों में अधिक होता है, जिसकी वजह से दूध का पाचन जो है छोटे बच्चों में बहुत आसानी से हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग वयस्क होते हैं, रेनिन का स्राव बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दूध के पाचन में हमको तकलीफ होने लगती है, और दूध का पाचन जो है पेप्सिन के द्वारा फिर किया जाता है, ठीक है। और अमाशय में जो भोजन लुगदी के रूप में बन जाता है उसको कायम कहा जाता है, ठीक है। और वसा हमने बता दिया, वसा में तेल, घी, इन सब का जो पाचन है किसके द्वारा किया जाता है, लाइपेज के द्वारा किया जाता है। और अमाशय के जस्ट बगल में पित्ताशय, लीवर से चिपका हुआ पित्ताशय पाया जाता है, और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, ठीक है। पित्ताशय से ये आपका ऐसे लीवर होता है, और यहीं पर जो है ऐसे, ठीक है, ये आपका लीवर है, और यहीं पर जो है ऐसे पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जिसकी pH वैल्यू 8 होती है, और यह कड़वा होता है। और यह पित्ताशय क्या करता है, वसा का पायसीकरण कर देता है, ठीक है, वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण कर देता है। और ये ध्यान रखना है कि यह जो पित्त रस है इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण भैया लीवर करता है, लेकिन इसका जो है स्टोरेज इकट्ठा कौन करता है, पित्त रस करता है, पित्ताशय करता है। अगर हम लोग लीवर की बात करें तो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है 1.5 kg के लगभग, 1.5 kg के लगभग होता है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और सबसे
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जिसका पीएच वैल्यू 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, यानी कि यह भी क्षारीय होता है, ठीक है। और यह बीटा कोशिकाओं से, ठीक है, अग्नाशय से अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा गामा इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, और इसमें से जो है बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है, और यही जो है ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यही ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलता है, ठीक है। और जीवधारी जितने भी जिसमें ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर लिखा गया है ग्लूकोजन के रूप में बदलकर इसको स्टोर करने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन की खोज कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था, बैटिन और वेस्ट के द्वारा, बैटिन और वेस्ट के द्वारा किया जाता है। और ग्लूकोज किससे बनता है? ग्लूकोज नहीं, इंसुलिन किससे बनता है? तो जिंक से बनता है, ठीक है, जिंक से बनता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अग्नाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, और यह छोटी आंत जो है 6 से 7 मीटर लंबा होता है, 6 से 7 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण जो है यहीं पर होता है, और इसकी जो लंबाई है, कई बार लंबाई इसकी पूछी गई है, ठीक है, कई बार इसकी लंबाई पूछी गई है, 6 से 7 मीटर। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, और जो पचित भोजन है, मतलब जो भोजन पच चुका है, उसमें जो जल है उसका अवशोषण कौन करेगा? तो बड़ी आंत करती है। और बड़ी आंत कितना मीटर का होता है? तो 1 से 3 मीटर का होता है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये पाचन तंत्र है। और इसके बाद गुदा द्वार से भोजन जो पचा हुआ भोजन है वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दांत पढ़ लिया, लार पढ़ लिया, ठीक है, जीभ पढ़ लिया, फिर अमाशय पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद जो है पित्ताशय, लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार के द्वारा भोजन बाहर पचा हुआ भोजन चला जाता है, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र है। नेक्स्ट हम लोग पेज की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे प्रदूषण दिया गया है, ठीक है। तो प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इसको आप जो है जियोग्राफी से देख लीजिए, या पर्यावरण में से देख लीजिए, या जो है आप इसको बायोलॉजी में रख लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से प्रदूषण से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। प्रदूषण 2 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, एक प्राथमिक प्रदूषण, एक द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस, ठीक है। और द्वितीयक जो यहाँ पर है, द्वितीयक प्रदूषण, उसमें कौन कौन सा है? ओजोन है, ठीक है, ओजोन प्लस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पराक्सी एसिटाइल और नाइट्रेट और धुआं आता है। तो ये आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय प्रदूषण है या प्राथमिक प्रदूषण है। तो आप सिर्फ अगर प्राथमिक प्रदूषण को याद कर लेते हैं तो आप द्वितीय प्रदूषण भी आपको स्वतः ही आ जाएगा, या द्वितीय प्रदूषण याद कर लेते हैं तो प्राथमिक प्रदूषण स्वतः ही आ जाएगा समझ में। वहीं पर जैव निम्नीकृत प्रदूषण की अगर बात किया जाए, मतलब जो निम्नीकृत कर दिए जाते हैं, जैसे कागज है, कागज को जो है कुछ समय बाद सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है, ये मतलब निम्नीकृत प्रदूषण है, ठीक है। सब्जी भी सड़ गल जाती है, फल भी इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैव निम्नीकृत, ठीक है, जैव निम्नीकृत प्रदूषण कौन कौन से हैं? तो आप बताइएगा। जैव निम्नीकृत प्रदूषण कागज है, ठीक है, सब्जी है और आपका फल है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में जैसे फ्लाई एश, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लाई एश निकलता है तो कोयले के राख, कोयला जब जैसे अगर कहीं पे चिमनी चल रही है कोयला से, ठीक है, जैसे भट्ठे है जहाँ पे ईंट बनती है, तो वहाँ पर जो है जो उसके राख जो निकलते हैं कोयले से, वो फ्लाई एश कहलाते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। और उसमें आर्सेनिक और कोबाल्ट नामक जो बहुत ही घातक जो है तत्व पाए जाते हैं, कि आर्सेनिक और कोबाल्ट, ठीक है। निलंबित कण क्या है? निलंबित कण जैसे कहीं पर भवन का निर्माण हो रहा है, मोटर वाहन चल रहे हैं तो उसके पीछे जो धुंध उठता है, तो वही निलंबित कण है, और इसकी वजह से जो है कैंसर रोग होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, ठीक है। वहीं पर शीशा अगर देखा जाए कि हमारे शरीर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओजोन प्रदूषण में ओजोन को देखा जाए O3 यानी कि, और यह जो है किसको प्रभावित करता है? तो श्वसन
को प्रभावित करता है, पर्ण समूह को नुकसान पहुंचाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया पर्ण समूह को कौन नुकसान पहुंचाता है, तो ओजोन पहुंचाता है, और यह जो है मोटर वाहन जो है इसका एक प्रमुख कारण है। नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक जैसे NO और NO2, ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये भी वायु प्रदूषण है, और ये फेफड़ों में जलन और आंखों में जलन पैदा करते हैं, ठीक है। और अम्ल वर्षा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के भी यौगिक और नाइट्रोजन के भी यौगिक अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक क्या है, लाइकेन है। जहां पर लाइकेन कम रहेगा वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा रहेगा, और जहां पर लाइकेन अधिक रहेगा वहां पर समझिएगा वायु प्रदूषण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग वायु प्रदूषण में फ्लाई ऐश, निलंबित कण, ओजोन और सीसा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम लोगों ने पढ़ दिया। वहीं एस्बेस्टस, ये किसको प्रभावित करता है, ये भी श्वसन को प्रभावित करता है, ठीक है, श्वसन को प्रभावित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है और निश्चेतन के रूप में भी जाना जाता है। इस बार नाइट्रस ऑक्साइड पूछा गया था, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस, ठीक है, इसके पहले मीथेन गैस को पूछा जा रहा था। अब हम लोग जो है जल प्रदूषण की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल प्रदूषण में जो सबसे पहले प्रदूषण यहाँ पर देखा जाता है DO, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी अगर जल है उसमें 1 लीटर की मात्रा अगर कोई जल का है और उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा, जो ऑक्सीजन कितना घुलित है, अगर वह 4 mg, ठीक है, प्रति लीटर से कम होता है तो उसको जो है जल प्रदूषित माना जाता है, ठीक है। यानी कि 1 लीटर पानी लेते हैं और अगर उसमें उस पानी में 4 ग्राम से जो है मिलीग्राम से भी कम जो है अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है तो हम यहाँ पर इसको जल प्रदूषण में लाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है उसी प्रकार से BOD, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है। DO का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, BOD का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। उसी प्रकार से BOD और DO, ठीक है। इसके बाद COD होता है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ये याद रखिएगा, DO, BOD, COD और MPN, ठीक है। लेमेरिया नामक एक घास होता है, जो समुद्री घास है, इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण भी हो गया। जल प्रदूषण के बाद जो है नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब जैसे अगर आप किसी आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पर ध्वनि कितना होना चाहिए, कितना तेज होना चाहिए, कितना धीम होना चाहिए, कितने से अधिक हो जाएगा तो ये ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। तो अगर आप आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ पर 55 डेसिबल दिन में शोर हो रहा है तो वह जो है या उससे अधिक होगा तो उसको जो है ध्वनि प्रदूषण में गिना जाएगा। और रात हो गया है आवासीय क्षेत्र में तो अगर 45 डेसिबल से अधिक शोर हो रहा है तो उसको ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। शांत क्षेत्र अगर कहीं पर है तो शांत क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल से अधिक शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और रात्रि में तो 40 डेसिबल से अधिक शोर शराबा नहीं होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल और 70 डेसिबल, 75 डेसिबल दिन में और 70 डेसिबल रात के लिए निर्धारित किया गया है। व्यापारिक क्षेत्र अगर 65 डेसिबल से अधिक कहीं पर शोर शराबा हो रहा है तो वहां पर कहा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। और 55 डेसिबल रात के लिए निर्धारित किया गया है। वही अगर हम लोग नोबल गैस की बात करें तो हीलियम है, ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे तो हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, आर्गन है, ये सब जो है, क्रिप्टॉन है, ये सब क्या है तो, और जेनान है, ये सब जो है नोबल गैस है, इसको भी याद रखिएगा। और रिंगलसेन स्केल का प्रयोग जो है धुआं का घनत्व नापने के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, रिंगलसेन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट क्या है तो ई अपशिष्ट में जैसे सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, ये सब जो है ई अपशिष्ट के जो है उदाहरण है। ये उदाहरण जो है याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, सीसा, कैडमियम, बेरिलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है प्रदूषण और उसका प्रभाव। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसका प्रभाव जो है हरित गृह प्रभाव के रूप में देखा जाता है और श्वसन को जो है यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर सल्फर की ऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ रहा है तो यह अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाएगा और यह श्वसन को भी प्रभावित करता है तथा पौधों में क्लोरोसिस नामक जो है यह जो है बीमारी देखी जाती है। नाइट्रस के ऑक्साइड अगर इनकी वृद्धि हो रही है तो ये भी जो अम्ल वर्षा में और आंख और फेफड़े में जलन के लिए जिम्मेदार है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला यह गैस है और यह ओजोन क्षरण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ओजोन गैस, ठीक है, ये पर्ण समूह प्रभावित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमने पहले भी बताया है। पर्ण समूह को प्रभावित करने वाला कौन है, ओजोन गैस है। स्मॉग
ठीक है, आंखों में जलन या शोषण के लिए यह जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो और उसके कारक हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊर्जा। ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण में कोयला है, पेट्रोलियम है। कोयला, अगर 1 kg आप कोयला जो है जला देते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वो समाप्त हो जाएगा, उसका नवीकरण, उससे पुनः आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा का हम उपयोग कर लेंगे, पुनः सौर ऊर्जा से हम जो है सूर्य की ऊर्जा तो समाप्त होने वाला नहीं है, तो पुनः जो है उससे हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और बायोमास। ये एग्जाम्पल आप उदाहरण जो है जरूर याद रखिएगा। पवन ऊर्जा के मामले में जो भारत में आज जो स्थापित हो रहे हैं पवन ऊर्जा के इंडस्ट्रियल क्षेत्र, उसमें भारत जो है 4थे स्थान पर है विश्व में। ठीक है, सौर ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि रूफ टॉप नामक जो परियोजना भारत सरकार चला रही है, जिसमें जो है सोलर पैनल आपकी छत पर लगवाएगा और 300 यूनिट तक विद्युत आपको फ्री में दिया जाएगा। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल पर जो है सूर्य द्वारा उत्पादित फोटॉन्स के पड़ने से सीधा बिजली पैदा होता है। ये कई बार पूछा गया है, फोटोवोल्टिक सेल पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में संचित ताप, जैसे ज्वालामुखी है, उष्ण मतलब गर्म जल है का स्रोत, आज सब ये जो सतह पर दिखाई पड़ने लगते हैं तो उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, जैसा कि आपको पता है ज्वार भाटा आना, तो ज्वार जब आता है तो समुद्र के जल में उछाल होता है, 2-2, 3-3 मीटर उछाल होता है और ये मुख्यतः जो है खंबात की खाड़ी, कच्छ करन, हुगली ज्वार, ये सब जो है अच्छे ज्वारनदमुखी जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, वहीं पर हम लोग देखेंगे कि बायोमास जैव ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोमास, बायोडीजल, आजकल जो है जो बायोडीजल है इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जा रहा है। एथेनॉल, बायोगैस, ये सब क्या है? ये सब बायोमास जैव ऊर्जा है। बायोगैस अनाक्सी किण्वन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अनाक्सी किण्वन के द्वारा जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईंधन सेल। तो हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, ईंधन सेल, अगर आपसे पूछा जाए ईंधन सेल क्या है, तो ईंधन सेल मतलब हाइड्रोजन की जो सेल है उसका ईंधन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है। आजकल हाइड्रोजन चलने वाले जो है गाड़ी भी निर्मित कर दिए गए हैं, भारत में भी लॉन्च हो गया है, नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ईंधन सेल हाइड्रोजन, ईंधन सेल हाइड्रोजन। ऑफ ग्रिड पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफ ग्रिड पावर, ऑन ग्रिड पावर, ये नाम आजकल खूब चर्चा में है। ऑफ ग्रिड पावर, मान लीजिए कोई पहाड़ी पे कोई घर है, यहाँ वहाँ पर जो है विद्युत नहीं पहुँच पा रहा है, जो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा विद्युत प्रदान किया जाता है, वहाँ पर जो है विद्युत जो है नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर विद्युत की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सूर्य ऊर्जा को जो है ऊर्जा के रूप में रखा जाता है और उसी को जो है ऑफ ग्रिड पावर कहलाता है। ठीक है, ऑफ ग्रिड पावर वही कहलाता है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा, जैसा कि हमने बताया लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, यह बायोमास है। ठीक है, बायोमास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जलवाष्प, कार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, फ्लोरिनेटेड गैस, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। जलवाष्प कैसे प्रभावित करता है? तो सबसे प्रभावी जो है ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि में जो है यही है जलवाष्प। कार्बन की वजह से आज हमारे जो है पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो गया है। ठीक है, मीथेन पार्थिव विकिरण के अवशेष दलदली क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, धान के खेतों से जो मीथेन प्राप्त होता है। ठीक है, और यह जो है 30 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना ज़्यादा जो है यह जो है हमारे वायुमंडल को प्रभावित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड वैश्विक तापमान में सबसे कम जिम्मेदार है, और अभी हाल ही में करंट में था कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, तो वैश्विक तापमान में हालांकि इसका कम ही ये जिम्मेदार है नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन भारत फिर भी प्रथम पर आ गया। फ्लोरिनेटेड गैस जैसे HFCS, PFCS, SF4, ठीक है, ये सब भी जो है वायुमंडल के तापमान को वृद्धि करने में ये भी जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा क्या है? तो हमने पहले ही बता दिया कि अम्ल वर्षा नाइट्रोजन या नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक के जो तत्व हैं वही अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और इसमें जो सल्फर प्राप्त होता है, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी उद्गार से जो सल्फर निकलेगा, सल्फर गैस निकलेगी, वही अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः आ जाती है। ठीक है, सल्फर के स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार है, पेट्रोलियम है, कच्चा तेल शोधन जहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से,
प्राप्त होता है। नेक्स्ट वही देखेंगे ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो पृथ्वी में बहुत सारे मंडल बनाए गए हैं, जिसमें से एक मंडल है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में जो ओजोन परत मिलता है, यह पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। ठीक है, और यह जो है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसको अवशोषित कर लेता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके क्षरण के लिए, जैसे कि हमने बताया रेफ्रिजरेटर से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस निकलता है, और इसके क्षरण के लिए यही जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं है कि इसके क्षरण को रोकने के लिए जो है कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे जो है बैठक हुए हैं, जिसमें से एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये 1 जनवरी 1989 में हुआ था, और इसमें भारत में जो है भारत ने 1992 इसमें शामिल हो गया है, तथा वियना का भी समझौता हुआ था 1991 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोग याद रखिएगा। अभी पिछले साल प्रकाश रासायनिक धुंध से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाश रासायनिक धुंध के घटक कौन कौन से हैं? निर्माणकारी घटक। ठीक है, यह भी एक वायु प्रदूषण है, और इसमें जो है इसका घटक में ओजोन आता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आते हैं, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, ये फुल फॉर्म पूछा गया है, पैन का फुल फॉर्म। ठीक है, तो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये आप लोग याद रखिएगा। ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और पैन। ठीक है, ये जो है प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में जो है ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, यहाँ पर भी प्रदूषण का ही जिक्र किया गया है। प्रदूषण के प्रकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार से जो है क्वेश्चन आता है, प्रदूषण के प्रकार का एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि यह जो है किस प्रदूषण से संबंधित है। जैसे एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण। ठीक है, एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण क्या है? तो मानव की क्रियाओं द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जो मानव एक्टिविटी कर रहा है, जैसे गाड़ी चला रहा है, धुआं उड़ रहा है, पेट्रोल से धुआं उड़ रहा है, कहीं पे कूड़ा कचरा फेंक दे रहा है, तो मानव की क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को, ठीक है, रासायनिक एवं जैविक कचरों को एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जो मानव गतिविधि कर रहा है उसके द्वारा जो है जब पर्यावरण प्रदूषित होता है उसी को एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, और जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण का मतलब ऐसा प्रदूषण जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा अपघटन नहीं? तो यह जो है जो सूक्ष्म जीव है, पर्यावरण में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा जब जो है अपघटन नहीं किया जाएगा तो उसी को जो है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तीसरा है जैव विघटित प्रदूषण। जैव विघटित, सूक्ष्म जीवों द्वारा जब प्रकृति में विघटित जो है विघटन कर दिया जाता है तो ऐसे प्रदूषण को जो है जैव विघटित प्रदूषण। जैसे कचरा है, कचरा एक प्रकार का प्रदूषण है, लेकिन कुछ समय बाद जो है जीवों के द्वारा इसको जो है प्रकृति में ही मिला लिया जाता है। मल है, मूत्र है, ठीक है, ये सब इसी उदाहरण में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैव अपघटनीय प्रदूषण। जैव अपघटनीय, ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा पूर्ण विघटित प्रदूषण, ठीक है, उसको प्रदूषण कहते हैं। जैसे सीवेज हो गया, कागज हो गया, लकड़ी आदि हो गया। जैव निम्नीकरण प्रदूषण क्या है? तो जैव निम्नीकरण प्रदूषण जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित, ठीक है, जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे रबड़, मल, मूत्र, ये सब भी जो है कुछ समय बाद जो है प्रकृति में मिला लिए जाते हैं। जैव अनिम्नीकरण, ये निम्नीकरण था। अनिम्नी मतलब जो अपघटित ही ना हो, जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा जो अपघटित ही ना हो, जो प्रकृति में ना मिलाया जाए, यानी कि वो जैसा पहले था वैसा अभी भी प्रदूषण के रूप में फैला हुआ है, उसी को जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, कीटनाशक है, DDT है, ठीक है, ये सब जैव अनिम्नीकरणीय में आते हैं। अजैव अपघटनीय, ठीक है, अपघटनीय, अजैव, ठीक है, यानी कि जिसका अपघटन ही ना किया जा सके। जैसे रेडियो एक्टिव, लेड, आर्सेनिक, DDT, ठीक है, इसका अपघटन ही नहीं हो सकता। ये जो जिस तरीके से प्रकृति में आ गया है उसी तरीके से प्रदूषण के रूप में अभी भी वर्तमान स्थिति में रहेगा। मरकरी, ठीक है, ये सब जैव अपघटनीय प्रदूषण है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे मरकरी पूछ लेगा निम्नलिखित में से अजैव अपघटनीय है, तो मरकरी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, लेड है, आर्सेनिक, DDT, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र इस साल 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र का मतलब जो शरीर में हानिकारक तत्व बनते हैं उन्हीं को शरीर से बाहर कर देना, उत्सर्जित कर देना, मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाता है।
ठीक है। तो विभिन्न जीव हैं, तो विभिन्न जीवों में जो है उत्सर्जन प्रणाली अलग अलग है। जैसे मकड़ियाँ जो है अपना उत्सर्जन कोक्सल ग्रंथि के द्वारा करते हैं। नेफ्रेडिया से मकड़ियाँ करती हैं। झींगा मछली जो है अपनी हरी ग्रंथियों से करती है, ठीक है। और सामान्य शारीरिक सतह से जो है जो अपनी शारीरिक सतह से हाइड्रा करता है, ठीक है। वहीं पर अगर मानव में देखा जाए, मानव में उत्सर्जित अंग कौन कौन सा है, तो फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसका उत्सर्जन करता है। अश्रु ग्रंथि ये यूरिया का करता है। लार ग्रंथि भी यूरिया का करता है। जिगर, ठीक है, जिगर का मतलब लीवर, ये जो है पित्त वर्णक का करता है। और स्वेद ग्रंथि NaCl और लैक्टिक एसिड का करते हैं, ठीक है। वही मानव सर्जी अगर प्रणाली को देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किडनी का है, ठीक है। यह सेम का आकार का होता है, ठीक है, जिसपे पेरिटोनियम नामक झिल्ली है, इसको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। और गुर्दे के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से नेफ्रॉन जो है मुख्य रूप से इसका एक जो है अवयव है, एक प्रकार से अंग है। गुर्दे का उभरा हुआ भाग जैसे सेम का आकार का होता है, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये कार्टेक्स है, और उसमें जो ऐसे धंसा हुआ भाग है वह मेडुला कहलाता है, ठीक है। और लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लीवर जो है अमोनिया को शरीर में अमोनिया है उसको यूरिया में बदल देता है। अगर हमारे मूत्र में जो है सोडियम की मात्रा बढ़ गया है तो एडिशन की बीमारी हो जाएगी। यूरिया बढ़ने पर बाइट्रिस की बीमारी हो जाती है। प्रोटीन बढ़ने पर एल्बुमिया की बीमारी हो जाती है। ग्लूकोज बढ़ने पर ग्लाइकोसीरिया की जो है यहाँ पर बीमारी हो जाती है। और अगर हम मूत्र की बात करें तो इसमें 55% जल होता है, 2% यूरिया होता है, शेष पोटेशियम सोडियम होता है। और मूत्र का पीला रंग यूरोकोम वर्णक की वजह से होता है, और अमोनिया गंध जो इसमें यूरिनाड नामक पदार्थ की वजह से आता है। हमारा गुर्दा जो है प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त इस गुर्दे से निकलता है, ठीक है। और 24 घंटे में 180 लीटर रक्त की छनाई करता है। और कृत्रिम रक्त की छनाई को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। जिसका गुर्दा, ठीक है, सही प्रकार से काम नहीं करता है उसका डायलिसिस किया जाता है। मूत्र का पीएच वैल्यू 4.6 से 8.6, यानी कि यह अम्लीय भी और क्षारीय भी होता है, लेकिन औसत अगर देखा जाए तो 6.6 होता है, यह क्षारीय ही होता है, ठीक है। और एक स्वस्थ अगर कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा 1.4 लीटर जो है मूत्र विसर्जित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह मानव विसर्जन प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए थे उसके बारे में हम लोगों ने जो है विस्तृत रूप से, ठीक है, विस्तृत रूप से, या यूँ कहें कि सूक्ष्म अध्ययन का मतलब ये है कि सभी टॉपिकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे हमने तंत्र पढ़ा है, ठीक है, रोग भी पढ़ लिया है, प्रदूषण वाला भी टॉपिक पढ़ लिया है, प्रदूषण के प्रकार, गैस और ऊर्जा वाला भी टॉपिक पढ़ लिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है रोग वाला टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी अभी पढ़ लेते हैं। रोग मानव में रोग हम लोग देखेंगे मानव में कौन सा रोग जीवाणु से होता है, विषाणु से कौन सा होता है, और कौन सा रोग परजीवी होते हैं। जैसे मानव में जीवाणु से 6 रोग है, यानी कि टीबी है, टाइफाइड है, प्लेग है, टिटनस है, हैजा है, डिप्थीरिया है, कोढ़ है, सिफिलिस है, निमोनिया है, काली खांसी है। ये सारे रोग जो है किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। यानी कि जो गाली में आम बोलचाल जो गाली बका जाता है उस तरीके के जितने भी रोग हैं वो जो है जीवाणु के द्वारा होते हैं, ठीक है। और वहीं विषाणु के द्वारा जो है एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रकोमा, पीलिया, रेबीज और मेनिंजाइटिस नामक ये जितने भी बीमारी हैं ये विषाणु के द्वारा होते हैं, ठीक है, विषाणु के द्वारा होते हैं। वहीं परजीवियों में देखा जाए तो मलेरिया है, पायरिया है, सोने की बीमारी है, पेचिस है, कालाजार, ये सब जो है परजीवी के तहत आते हैं, ठीक है, परजीवी के तहत आते हैं। फ्लू में अगर देखते हैं तो फ्लू के तहत जो है स्वाइन फ्लू हो गया, वर्ल्ड फ्लू हो गया, जुकाम हो गया। जुकाम रिनो वायरस से, जैसे कोरोना वायरस था वैसे रिनो वायरस से जुकाम फैलता है। वर्ल्ड फ्लू के लिए H5N1, ठीक है, और स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 यहाँ पर जिम्मेदार है। पोलियो का वायरस का खोज सर्वप्रथम पापर के द्वारा किया गया था, और पोलियो का टीका जो है साल के द्वारा बनाया गया था, तथा जो ओरल मुंह में जो पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है वह सेविन के द्वारा निर्मित किया गया था। वही बात करें चेचक की, तो चेचक वेरियोला वायरस से फैलता है और इसका टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रकोमा।
ट्रेकोमा में क्या होता है कि आंखें हमारी जो है लाल लाल हो जाती है, आंखों की कार्निया में जो है सूजन हो जाता है। ठीक है। काली खांसी पर्टूसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, पर्टूसिस। और टिटेनस जो है क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, टिटेनस के लिए क्या जिम्मेदार है? क्लास्ट्रीडियम जिम्मेदार है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे जन्मजात बहुत सारी बीमारी, जिसे अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है, जैसे हेमोफीलिया है, वर्णांधता है, हृदय विकार और रंजकहीनता, ये सब जन्मजात या अनुवांशिक बीमारी के तहत आते हैं। डीपीटी का टीका किस में काम करता है? तो डिप्थीरिया में, टिटेनस में एवं कुकुर खांसी में भी यह काम करता है। बीसीजी का टीका तपेदिक बुखार यानी कि टीबी के बुखार या टीबी जब रोग हो जाता है उसमें जो है यह काम करता है। ठीक है। अगर कोई पुरुष या आदमी मानव आहार में जो है पालिश किए हुए चावल का उपयोग अधिक करता है तो उसको बेरी रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किसकी कमी से, जैसे पारे की वजह से कौन सा यहाँ पर जो है बीमारी होगा, तो मिनी माता होता है। कैडमियम की वजह से इटाई, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी। ठीक है, ओंकोजीन की वजह से कर्क रोग, कैंसर रोग हो जाता है। ठीक है, ये जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। वहीं पर रोगों का उपचार करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे जो है, जैसे टॉक्सवाइड टीका किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो डिप्थीरिया से बचाव करने के लिए किया जाता है। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण खराबी के लिए जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32, ठीक है, याद रखिएगा, फास्फोरस 32, कोबाल्ट और गोल्ड 198, इन तीनों का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। और मुख्यतः जो फास्फोरस 32 है इसको रक्त कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74, इसका उपयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, वही टीबी की दवा अगर पूछा जाए तो टीबी की दवा के रूप में अमीनो सिस्लिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, अमीनो सिस्लिक एसिड। सल्फर ड्रग, ये बैक्टीरियल रोग के उपचार के लिए सल्फर ड्रग, जैसे त्वचा में कोई प्रकार का घाव हो गया, फोड़े फुंसी हो गया है, तो सल्फर ड्रग उससे संबंधित है। कुष्ठ रोग यानी कि एमडीपी, इसमें डेप्सोन, ठीक है, क्लोफाजीमिन और रिफेमिसिन, ये जो है तीनों कुष्ठ रोग में प्रयोग ये दवा किए जाते हैं। वही अब हम लोग पादप की तरफ बढ़ते हैं। तो पादप में जैसे धानों में खैरा रोग होता है, तो खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। मटर में जो है मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है। आम या बैगन में जो है लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो है बोरान की कमी से होता है। नींबू का डार्क ब्लैक जो है तांबे की वजह से होता है, तथा पत्ती का लाल पीला रंग जो है वह कैरोटीनॉइड रंग की वजह से होता है। वहीं कवक रोग की अगर बात करें तो कवक रोग जो है जैसे मूंगफली में मस्सा रोग होता है या कवक से होता है। गेहूं में किट्टा रोग कवक से होता है। गेहूं में ग्लूटिन नामक जो है एक प्रोटीन प्राप्त होता है और ग्लूटिन की वजह से ही जब इसको आटे को गूंथा जाता है तो इसी की वजह से वो जो है एक दूसरे से जो है लेई के रूप में जो है ग्लूटिन की वजह से बन जाते हैं। ठीक है, गन्ना का अपक्षय रोग ये भी कवक रोग की वजह से होता है। सरसों का सफेद रस्ट ये भी जो है कवक है। और गिडार एवं तंबाकू पे जो कीट पाए जाते हैं वो भी कवक के ही प्रकार है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, शार्ट नोट्स के माध्यम से इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब कुछ दिनों में जो है जियोग्राफी का भी शार्ट नोट्स लेकर आएंगे और उसमें भी कम से कम समय में अधिक से अधिक हम लोग पढ़ने का सटीक तैयारी करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और